OH माइनस। मेरे भाई आपको H प्लस में तो एसिड मिलेगा। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है तो आपको 2 मोल मिल जाएंगे, और अगर अलग अलग होता तो अलग अलग मिल जाते। सिमिलरली यहां आपको 2 मोल सॉल्ट मिलेगा। बताइए हर केस में क्या होगा, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बहुत इजी सेगमेंट है। ओके, सो एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सारे लोग ध्यान से सुनो। आपको केस 2 याद है मिसलिनियस का, जिसमें पहला एसिड बेस था, दूसरा था जिसमें एक लीविंग ग्रुप था और बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मेरे भाई हर SNAE रिएक्शन में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल RDS होता है। लेकिन आइए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यह बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड, ठीक है मेरे भाई। एसिड एमाइड की हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, RCONH2। मैंने इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस। एक है मीडियम एसिडिक, एक है बेसिक, और मेरे भाई यहां बन जाएगा आपका RCOOH, और साथ में आपका क्या निकलेगा, अमोनियम या अमोनिया, जो करना है कर दो। एसिडिक मीडियम है इसलिए अमोनिया प्रोटोनेटेड रहेगा, और यहां आएगा RCOO माइनस प्लस अमोनिया। सारे लोग सुनो, मजेदार चीज क्या है, इस एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये स्टेप RDS नहीं होता, इसमें स्टेप 2 RDS होता है। याद रखना, इसमें स्टेप 1 इज RDS, इसमें स्टेप 1 इज RDS, बट एमाइड के केस में स्टेप 2 इज RDS। आप चाहो तो गेस भी कर सकते हो। नाउ थिंक अबाउट इट्स लीविंग ग्रुप, एंड दैट इज NH2, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आप इसमें और NH2 में अगर लिविंग टेंडेंसी ढूंढें तो सबसे घटिया लिविंग टेंडेंसी इसकी है। इनफैक्ट ये लीव करना आसानी से चाहेगा भी नहीं, और अगर ये आसानी से लीव करना नहीं चाहेगा, दैट्स वाई वो स्टेप स्लो होगा और वो RDS में काउंट होगा। ये देख सकते हैं आप, एसिड एमाइड की हाइड्रोलिसिस का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका अटैक RDS नहीं है, लीविंग ग्रुप का निकलना, लीविंग ग्रुप का स्टेप 2 को क्लियरली लिख लेना, लीविंग ग्रुप का निकलना RDS है, जबकि यहां अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल RDS है। ठीक है, ओके। क्या आप देख पा रहे हैं, एक मैकेनिज्म बाकी, एक एसिड डेरिवेटिव बाकी है, और वो है आपका ईस्टर। ठीक है, तो मेरे भाई अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 11th, और वो आपका पॉइंट जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सारे लोग देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओके, आइए जरा ध्यान से देखें मेरे भाई। ये ईस्टर है हमारे पास, RC⋅O। मैं इधर वाले एल्काइल ग्रुप को R डैश कर दे रहा हूं, इधर वाले एल्काइल ग्रुप को R डैश कर दे रहा हूं, प्लस जल, ये जल है मेरे भाई। इसकी भी हाइड्रोलिसिस 2 मीडियम में हो सकती है, एक एसिडिक मीडियम में और एक OH माइनस बोले तो बेसिक मीडियम में। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस की बात नहीं कर रहा हूं। आपका न्यूक्लियोफाइल जो भी आप समझ रहे हैं ये ब्रेक होगा, इधर वाला पार्ट एसिड में जाएगा, इधर वाला पार्ट अल्कोहल में जाएगा। ठीक है, RC⋅OH प्लस R⋅OH, और अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं तो RCO माइनस, क्योंकि बेस है, प्लस R⋅OH। ध्यान से देखिए, यह है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओके,
अब यहां कुछ मजेदार चीज भी आप देख सकते हैं। ये ईस्टर है, ये हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। सोचो जरा, अगर मैं आपको देता एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, तो मेरे भाई वही बात होती कि H+ इसे प्रोटोनेट कर लेता, pH 4.5 to 6 वाला केस, ये प्रोटोनेट कर लेता, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती और ये अल्कोहल अटैक कर जाता। तो मेरे भाई आप देखो मजेदार चीज क्या है, एसिडिक मीडियम में ईस्टर की हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल होती है। एसिडिक मीडियम में ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकती, रिवर्सिबल है। लेकिन बेसिक मीडियम में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिक मीडियम में यहां क्या बना, O-। अब इस माइनस ने इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को पूरा गायब कर रखा है, माइनस ने इसके प्लस को खत्म कर रखा है, तो एल्कोहल वापस अटैक नहीं कर सकता। तो ईस्टर की बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो ये एक मजेदार पॉइंट है जो मैं यहां नोट में लिखाऊंगा आपको। सारे लोग देखें, नोट में कुछ मजेदार पॉइंट लिखने वाले हैं, ठीक है। आइए, फर्स्ट पॉइंट, एसिड कैटेलाइज्ड, पहले वाले की बात करेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस, ये थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज ए रिवर्सिबल फिनोमेना, इज ए रिवर्सिबल, सही है, फिनोमेना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट आप जानते हैं किसकी बात होने वाली है, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस की हम बात करेंगे, ठीक है। बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज इरिवर्सिबल फिनोमेना। ये क्या है मेरे भाई, इरिवर्सिबल फिनोमेना है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इस फिनोमेना को हम, इट इज ऑल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन। मेरे भाई ये एक नाम है, एक प्रोसेस का। बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये एक बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन हटाता हूँ। ओके, आइए, दो पॉइंट हमने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल होती है एंड बेस कैटेलाइज्ड इरिवर्सिबल होती है, और इसी फिनोमेना को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। अब आप कहोगे ये नाम ऐसा क्यों दिया हुआ है इसे? मेरे भाई सोप, साबुन जानते हैं? अरे नहाते धोते होंगे तो जानते होंगे भैया, साबुन नाम की भी एक चीज होती है सोप। सोप बनाने का जो तरीका है, दरअसल वो फैटी एसिड्स के ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से ही बनते हैं। फैटी एसिड्स होते हैं, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फैटी एसिड का ही ईस्टर होता है, उसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है, उससे सोप बनता है, साबुन। दैट्स वाई हम बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को सपोनिफिकेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम है, इसमें ज़्यादा कुछ। अब आगे हम बहुत काम की बात करने वाले हैं, सुनना वो काम की बात क्या है। मेरे भाई जरा ध्यान से सोचना है और समझना भी है। दो पॉइंट हो गए हैं, उसके आगे चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, मुद्दा ये है भाई कि इस रिएक्शन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आईआईटी जेईई कैसा क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। मान लीजिए वो इस ऑक्सीजन पर 18 लगा देता है, या मार्क कर देता है, O18 कर देता है, या कुछ मार्क लगा देता है। अब वो आपसे ये जानना चाहेगा कि ये जो 18 वाला ऑक्सीजन है, ये आपका एसिड में आया या ये अल्कोहल में आया।
देखिए यही है सबसे मस्त चीज, ये ऑक्सीजन, ये वाला पर्टिकुलर ऑक्सीजन, इस पे मार्क लगा दिया, निशान लगा दिया है, और वो आपसे ये पूछेगा कि ये ऑक्सीजन एसिड में है या अल्कोहल में है। तो ये हम अब डिटरमाइन करना सीखेंगे, ये हम अब डिटरमाइन करना सीखेंगे। बहुत आराम से सुनिए, आप सब एक झटके में सीख जाएंगे। चलिए, यहां पर कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे बताइए SN2, इसमें हर एक चीज का एक मतलब था। S का मतलब था सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब था न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब था RDS में दो चीजें हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, तो इस तरीके से इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी हम विचार करेंगे, इस तरीके से इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी प्रयास करेंगे, हम बात करेंगे। करें, चलिए। एक बच्चे ने बुद्धि लगाई, बुद्धि, वो क्या बुद्धि लगा रहा है? वो कह रहा है कि देखो, अगर रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटी, अगर रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटी, सारे सुनना, अगर ये बॉन्ड टूटी तो ये वाला R' के साथ जाएगा, मतलब ये ब्रांडेड ऑक्सीजन अल्कोहल में आएगा। और अगर रिएक्शन के दौरान ये वाली बॉन्ड टूटती है, समझो सारे, अगर ये वाली बॉन्ड टूटती है तो ये ऑक्सीजन एसिड के साथ जाएगा। एग्री करते हैं आप लोग? आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस। तो आरटी के पेपर में अगर तुम्हें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इस ईस्टर में एक बॉन्ड कौन सी टूटती है, तो मेरे भाई फिर तो कुछ करना ही नहीं। अगर बॉन्ड ये टूटती है तो इधर H इधर OH लिख के आंसर बना दो, अगर बॉन्ड ये टूटती है इधर H इधर OH लिख के आंसर बना दो। तो बहुत आसान है। तो मैं आपको थर्ड पॉइंट में जो बताने जा रहा हूं, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो पॉइंट है पॉसिबल मैकेनिज्म्स, पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, चलिए अब आप खुद सोचिएगा, आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर होंगी। लुक एट, इस ग्रुप को इन जनरल हम क्या बोलते हैं? बोलो। एसाइल, एसाइल, सारे सुन लो। और इस R' को आप क्या बोलते हैं? एल्काइल। क्या बोलते हो? एल्काइल। तो मेरे भाई, एसाइल को शॉर्ट में हम लिखेंगे AC, और एल्काइल को शॉर्ट में लिखेंगे AL, AL। अब सारे सुन लो, अगर कहीं ये वर्ड आया तो इसका मतलब ये वाली बॉन्ड टूटी है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी है। और अगर कहीं ये वर्ड आता है तो इसका मतलब है एल्काइल ऑक्सीजन, ये वाली बॉन्ड टूटी है। तो क्या आप ये समझ गए हैं कि ईस्टर की हाइड्रोलिसिस के दौरान कौन सी बॉन्ड टूटेगी? इसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक एसाइल ऑक्सीजन वाली बॉन्ड टूट जाए, एक एल्काइल ऑक्सीजन वाली बॉन्ड टूट जाए। कितने केस हैं? दो केस हैं। सारे लोग सुनना, दो केस हैं। चलिए रख लीजिए दो केस। अगला केस, मेरे भाई तुम एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। मीडियम के कितने केस हैं? दो केस। वेरी गुड। तो भाई दो केस थे, बॉन्ड कौन सी टूटेगी? दो केस है, मीडियम क्या ले रहे हैं? और सुनना, क्या आपको याद है जैसे SN1 SN2 होता है, एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर, RDS में जब एक ही चीज मौजूद हो, एक होता है बायमॉलिक्यूलर, जब RDS में दो चीजें मौजूद हो। तो क्या आपके भेजे में गया कि इसके पास एक चीज मॉलिक्यूलरिटी के भी दो केस है? मॉलिक्यूलरिटी, जब ये ऐसे रिएक्शन करे कि इसके RDS में एक अकेला रिएक्टेंट हो और एक ऐसा या हाइड्रोलाइज हो जब इसके RDS में दो रिएक्टेंट हो। तो क्या आप देख रहे हैं, दो केस मॉलिक्यूलरिटी के, दो केस मीडियम के, और दो केस बॉन्ड कौन सी टूटेगी, और हर केस दूसरे केस से इंडिपेंडेंट है। तो क्या आपका छोटा सा दिमाग कैलकुलेट कर पाया कि इसकी
8 पॉसिबल मैकेनिज्म होंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी 8 पॉसिबल थियोटिकली पॉसिबल मैकेनिज्म्स हो सकती हैं। सारे लोग देखिएगा, मैं ABCD करके लिखूंगा। आइए, मेरे ख्याल से लुक एट दिस, बाक 2, बाक 1, बाल 2, बाल 1। पहला अल्फाबेट आपको मीडियम बताएगा, पहला अल्फाबेट आपको मीडियम बताएगा। बेस कैटलाइज्ड, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। अगले 2 अल्फाबेट ये बताएंगे कि बॉन्ड कौन सी टूटी है, पता चल गया ये वाली टूटी है। आगे वाला नंबर मोलिकुलरिटी बताएगा। तो मेरे भाई इसका अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो ये हो गया बेस कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड बायमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर, बेस कैटलाइज्ड बायमोलिक्यूलर एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज मैकेनिज्म, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज मैकेनिज्म। आई होप आप सबका नाम लिख लेंगे, आई होप आप सबका नाम लिख लेंगे। ये क्या है, बेस कैटलाइज्ड है, बॉन्ड कौन सी टूटेगी, ये वाली। आरडीएस में एक ही चीज रहेगी, थ्योरेटिकल पॉसिबल मैकेनिज्म से इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। ये है बेस कैटलाइज्ड, ठीक है। एल्काइल ऑक्सीजन, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। आरडीएस में 2 चीजें होंगी, ये है बेस कैटलाइज्ड, बॉन्ड यही वाली टूटेगी, बट ये यूनिमोलिकुलर लाइक SN1। तो मेरे भाई ये 4 मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में है, और आई थिंक आपके पास बुद्धि है तो यही 4 मैकेनिज्म आपको एसिडिक मीडियम में भी मिलेंगी। आर्क 2, आर्क 1, आल 2, आल 1। मेरे भाई ये 8 मैकेनिज्म्स हैं थ्योरेटिकल पॉसिबल। इसमें से कितनी मैकेनिज्म्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, कितनी नहीं एग्जिस्ट करती, ये सब हम सीखेंगे लेकिन अगली क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और अगली क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे इन सारी मैकेनिज्म्स को। आज के लिए इतना ही।